हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर पे अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी, हम बात कर रहे थे महिला एवं बाल अपराध की। मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस समझा दिया था कि क्या सिलेबस आने वाला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में। दोनों की हम बात कर चुके थे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में टॉपिक जोड़ने का उद्देश्य भी मैं बता चुका था कि क्यों है, क्योंकि आप लोग आने वाले टाइम पर पुलिस की सेवाओं में जाने वाले हो और एक पुलिस ही सच्चा रक्षक होती है समाज में किसी भी उत्पीड़ित वर्ग के लिए। तो आप लोग सभी समझते हैं इस चीज़ को कि पुलिस वालों के लिए इस कानून को जानना क्यों अनिवार्य है। हालांकि फिलहाल हम इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक्स ही पूछेंगे कि कौन सा कानून कब आया, क्या हुआ, महिला अपराधों में कौन कौन सी चीज़ें आई, कौन कौन से कानून आते हैं, कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है। वो सारी वो चीज़ें पढ़नी है हमारे को जो महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित है। जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, जब आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही होगी, उस टाइम पर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि कानूनों को, मतलब सिर्फ महिला एवं बाल अपराध के ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून पूरी की पूरी आपको आईपीसी पढ़नी है, सीआरपीसी पढ़नी है, एविडेंस लॉ भी पढ़ना है, सब चीज़ें पढ़नी है। वो बाद की बात है। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं ना, वो अपने को पढ़नी है बेटा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं महिला एवं बाल अपराध। तो आप लोग भी टाइटल लिख सकते हैं महिला एवं बाल अपराध, जो कि लिखा हुआ है मैंने। महिला एवं बाल अपराध के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले, आने वाले टाइम पर और भी पढ़ोगे, परंतु अभी जो आप लोगों की क्लास है वो सिर्फ इस उद्देश्य से बनाई गई है कि कैसे आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करें, क्योंकि कांस्टेबल वालों के 10 नंबर का मटेरियल है ये। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, ठीक है बेटा। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में क्या थी, वर्तमान में क्या है। सभी को पता है कि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है जहाँ पर आप लोगों के पेरेंट्स में से, माता पिता में से सिर्फ पिता की चलती है, माता जी की नहीं चलती है, ठीक है। ये पितृसत्तात्मक समाज होता है जहाँ पर सत्ता किसके हाथ में होती है, पुरुष प्रधान, पुरुष के हाथ में होती है, महिलाओं के हाथ में सत्ता नहीं होती है। सत्ता का मतलब यह है कि घर की जिम्मेदारी भी महिला के हाथ में नहीं होती है। समाज तो बहुत दूर की बात हो गई है, ठीक है। परंतु ऐसी स्थिति भी नहीं थी पहले कि महिला जो है हमेशा से मतलब पीछे ही रही है। महिला की यह है कि महिला की स्थिति ये थी पहले कि उनको एक देवी का रूप दिया गया था, नारी को देवी का रूप। जैसे कि आप लोगों ने श्लोक भी पढ़ा होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये आप लोगों ने सबने पढ़ी है ना, ये श्लोक है। यानी कि जहाँ पर नारियों का क्या होता है, नारी की पूजा की जाती है ना बेटा, वहाँ पर क्या करते हैं, देवता भी निवास करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। तो समाज में इस स्त्रियों की जो स्थिति थी इतनी दयनीय भी नहीं थी, परंतु हाँ कुछ रीति रिवाज ऐसे थे जो उनकी स्थिति बहुत दुर्लभ कर रखे थे। हालत बहुत खराब थी महिलाओं की इस सिर्फ कुछ एक प्रथाओं की वजह से, ठीक है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे संस्कृतियों का बढ़ावा मिला, पाश्चात्य संस्कृतियां आई, धीरे धीरे क्या होता गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार शुरू है तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप लोग आए दिन अपने घर में ना सही किसी दूसरे के घरों में देखते हो कि किस प्रकार से कई बार महिलाओं के साथ में मारपीट तक भी कर लेते हैं पुरुष, ठीक है। और ये तो चलो ठीक है, घर की बात हो गई। बाहर समाज में जाती है तो स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, ठीक है। आपराधिक हिंसाएं भी इनके साथ में बहुत बढ़ रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो ये आप लोगों को महिलाओं की स्थिति का पता चल गया कि भारत में ये स्थिति पहले थी, अभी वर्तमान में किस प्रकार से हालत खराब होती जा रही है। महिलाओं की आवाज़ को उठाने वाला कोई है नहीं, इस वजह से सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं, ठीक है। आज़ादी से पहले कुछ अलग स्थितियां थी महिलाओं की और आज़ादी के बाद में अलग हुई है। कारण यह है, आज़ादी से पहले हमारा खुद का कानून नहीं था, संविधान नहीं था, तो उसमें क्या था, महिलाओं की स्थिति जैसे राजा महाराजा लोग डिसाइड कर देते थे वही चीज़ें रहती थी। आज संविधान निर्माण हो चुका है, विधि में जैसे कि आप लोगों को पता है, विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता, एक समानता का अधिकार जोड़ा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आप लोगों के मूल अधिकार हैं जो जोड़े गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को अच्छे से पता था कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है समाज में, इसलिए उन लोगों ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद में संविधान के अंदर महिलाओं के अधिकारों को और बालकों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा। उन्होंने हर वर्ग के लिए उन्होंने समानता की भावना का अपने निर्माण किया संविधान के अंदर। तो आप लोग समझेंगे कि सबसे पहले तो अभी महिलाओं की स्थिति क्या है भारत के अंदर। तो सबसे पहला देखेंगे कि भारत में
भारत में महिलाओं की स्थिति। तो आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट में लिख करके लाया हूं, महिलाओं की स्थिति क्या है। तो बेटा एक संगठन है एनसीआरबी, एक ब्यूरो है ये एनसीआरबी, ठीक है। भारत में एक ब्यूरो काम करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। ये एक ब्यूरो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये अपराधों का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। जितने भी अपराध हो रहे हैं, मान लो कि बलात्कार के अपराध हैं, मृत्यु मतलब किसी की हत्या के हैं, सभी अपराधों के बारे में ये क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है। तो इसके कुछ आंकड़े हैं 2020 के मेरे पास में है, आप लोगों को बता देता हूँ। महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा का प्रतिशत क्या है। तो ये एनसीआरबी जो संगठन है ना, इसने क्या किया, 2020 में आंकड़े प्रस्तुत किए 2020 में। इसके अनुसार क्या है कि प्रतिदिन औसतन एक एवरेज है, लगभग 77 महिलाएं जो होती है, वो क्या होती है, बलात्कार की शिकार होती है। कितनी महिलाएं, 77 महिलाएं जो है बलात्कार की शिकार होती है। ये प्रतिदिन का औसत है, भारत की स्थिति है। कौन आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, एनसीआरबी, ठीक है। ये आंकड़ा आप लोग देखो, 77 महिलाएं भारत में, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर पूरे मामले देखें लगभग तो 28,000 से भी अधिक मामले हैं पूरे साल भर में बलात्कार के। 28,000 से भी ज़्यादा मामले हैं बलात्कार के। ये हमारे देश की स्थिति है। और आप लोगों को जानकर के बहुत आश्चर्य होगा। आश्चर्य इस बात का है कि आप लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी तो कर रहे हैं, तो आप लोगों के सिलेबस में जोड़ना तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो राजस्थान प्रदेश है ना, वो इस मामले में, इन अपराधों में अव्वल नंबर पे है। पूरे भारत में सबसे पहले नंबर का देश है राजस्थान, जिसके अंदर इस प्रकार के आपराधिक घटनाएं ज़्यादा हुई है। ठीक इसी प्रकार से बेटा अपहरण के मामले हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखो, पहले नंबर पर तो इसके अनुसार पहला स्थान तो ये राजस्थान को देते हैं कि राजस्थान जो है पहले नंबर पर है इस मामले में। तो दूसरा स्थान देते हैं ये, दूसरा स्थान जो है वो देते हैं ये उत्तर प्रदेश को, ठीक है। एनसीआरबी संस्था है जो अपराधों का क्या करती है, रिकॉर्ड देती है, और उसके अनुसार पहला स्थान है राजस्थान का और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, अपहरण की घटनाओं के मामले बताते हैं। अपहरण के 84,000 से भी अधिक मामले हैं किडनैपिंग के, अपहरण के, ठीक है। और ये बलात्कार के मामले हैं। ये पूरे साल के हैं आंकड़े। 84,000 से भी ज़्यादा अपहरण हुए हैं सन 2020 में, और 28,000 से भी ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, ठीक है। और भी आंकड़े हैं, जैसे कि मान लो कि भारत में हर 20 मिनट में एक बलात्कार, और हर 25 मिनट में छेड़छाड़, तथा 40 मिनट में अपहरण, और हर घंटे में एक महिला की मृत्यु होती है दहेज से संबंधित कारणों के कारण। दहेज के मामले में हर 1 घंटे में एक महिला की मृत्यु होती है। ये भारत की स्थिति है। ये आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो एनसीआरबी के अनुसार ही भारत में लगभग 70% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है, यानी कि 100 में से 70% महिलाएं जो है घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। ये 2020 के आंकड़े हैं एनसीआरबी के। ये महत्वपूर्ण है। आप लोगों से एग्ज़ाम में एनसीआरबी की पूरी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है। तो एनसीआरबी का पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर हिंदी में पूछ ले तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अब अपन देखते हैं कि ये महिलाओं का, चलो ये तो प्रतिशत हो गया। अब महिलाओं के प्रतिशत के बाद में आता है
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कौन कौन सी होती है। देखो पहले महिला हिंसा पढ़ लेते हैं, फिर बाल हिंसा पढ़ लेंगे अपन, बालकों के विरुद्ध क्या होता है। ठीक, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार। तो बेटा सबसे पहली जो हिंसा होती है महिलाओं के विरुद्ध वो तो अपने घर से ही शुरू होती है, इसे बोलते हैं घरेलू हिंसा। ये घरेलू हिंसा है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ अपने घर से ही शुरू करते हैं तो ये घरेलू हिंसा हो गई। फिर दूसरे नंबर पर हम समाज में जाते हैं तो सामाजिक हिंसा हो गई। और तीसरे नंबर पर होती है आपराधिक हिंसा। तो ये इस प्रकार से बेटा 3 प्रकार की हिंसाओं की शिकार महिला होती है। पहली हिंसा है घरेलू हिंसा, दूसरी है सामाजिक हिंसा, तीसरी है आपराधिक हिंसा। तो अब इनको एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार है। ये घरेलू हिंसा का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, सामाजिक हिंसा अगर बाहर स्त्रियां जाती है, महिलाएं जाती है, लड़कियां जाती है तो उनके साथ में किस प्रकार की हिंसा होने की संभावना है। और ये आपराधिक हिंसा तो इसमें बिल्कुल ही क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं। हिंसा में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आएगी, सबको अपन कैटेगरी वाइज करके और अपन पढ़ लेंगे। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ जी, तो देखिए घरेलू हिंसा। तो सबसे पहले हम घरेलू हिंसा के बारे में देखेंगे, घरेलू हिंसा क्या होती है। तो आप लोग चाहो तो परिभाषा देख सकते हो, परिभाषा क्या है इसकी। 2 प्रकार से इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे नॉर्मली लॉ में क्या परिभाषा है। तो नॉर्मली लॉ कहता है परिवार की कोई महिला या मान लो बालिका परिवार के किसी पुरुष के द्वारा मारपीट या अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो उसे घरेलू हिंसा का अपराध माना जाता है। देखिए ये परिभाषा है कानून के अनुसार कि परिवार की कोई महिला या बालिका परिवार के किसी पुरुष के द्वारा मारपीट या अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो उसे घरेलू हिंसा का अपराध माना जाता है। ये नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये परिभाषा। लेकिन इस परिभाषा के अलावा भी एक परिभाषा है जो कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आप लोगों के लिए आई है। क्या परिभाषा है, देखो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है।
घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत परिभाषा ये है कि यदि कोई महिला लैंगिक अपराध, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से किसी अपराध की शिकार होती है परिवार के अंदर ही, देखो क्या है, परिवार के अंदर ही पुरुष के द्वारा पीड़ित है, मान लो ये कैसे, लैंगिक अपराध, मौखिक, ये अपराध नहीं, हिंसा कर लो बेटा इसको, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, ये इमोशनल वायलेंस है भाई, या आर्थिक हिंसा की शिकार होती है तो उक्त अधिनियम के तहत यह अपराध घरेलू हिंसा के अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ये परिभाषा दी है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ये बोलता है कि घर परिवार में यदि किसी पुरुष के द्वारा कोई लैंगिक हिंसा, कोई महिला मान लो कि किसकी शिकार हुई है, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा की शिकार होती है तो उक्त अधिनियम, यानी कि कौन सा अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत यह अपराध घरेलू हिंसा के अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का कौन सा अपराध हो गया, घरेलू हिंसा का जो अपराध है उसका हो गया। अब घरेलू हिंसा की परिभाषा आप लोगों को दोनों पता चल गई है। अगर मैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की आएगी तो आप लोगों को चारों फैक्ट देने, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा। इसी की तर्ज पर आप लोगों के लिए श्रेणियां बनाई गई है, लैंगिक घरेलू हिंसा की श्रेणियां। तो घरेलू हिंसा का नेक्स्ट टॉपिक है घरेलू हिंसा के उदाहरण या श्रेणियां। ठीक है, आप लोग ये लिख लिए होंगे। घरेलू हिंसा के उदाहरण या इसकी श्रेणियां कौन कौन सी है। ठीक है, घरेलू हिंसा की श्रेणियां, सबसे पहले है शारीरिक हिंसा, दूसरा है लैंगिक हिंसा, तीसरा है भावनात्मक हिंसा और लास्ट है आर्थिक हिंसा। ये वही है जो परिभाषा में था भैया। ठीक है, ये 4 प्रकार की श्रेणियां हैं या फिर उदाहरण है। सबसे पहले अपन देखेंगे शारीरिक हिंसा के बारे में कि शारीरिक हिंसा क्या होती है। देखो, शारीरिक हिंसा मतलब शरीर से संबंधित, लैंगिक हिंसा लैंगिक अपराधों से संबंधित, भावनात्मक मतलब इमोशनल, और आर्थिक हिंसा में क्या चीज़ें आएगी इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है शारीरिक हिंसा। देखो, ये शारीरिक हिंसा और लैंगिक हिंसा जो है लगभग सिमिलर है, परंतु दोनों में अंतर क्या है वो देखना है। ऑलमोस्ट लगभग सेम है, मारपीट करना, दोनों में मारपीट करना है, परंतु इसमें क्या है, शरीर को चोटिल करना है। शरीर को कैसे, थप्पड़ मार दिया मान लो,
थप्पड़ मार दिया, ठोकर मार दिया, ठोकर मारना, थप्पड़ मारना, दांत से काट देना, ठीक है, बाल पकड़कर घसीटना, ठीक है, या फिर अन्य किसी तरीके से शारीरिक पीड़ा देना, ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना, घर में मारपीट के अन्य कोई से भी तरीके, बाल पकड़ करके घसीटना, थप्पड़ मारना, समझ गए ना आप लोग किस प्रकार से ये सारी चीजें जो भी आएगी शारीरिक हिंसा में आएगी। लैंगिक हिंसा में क्या आता है? लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आती है चीजें जैसे कि अप्राकृतिक मैथुन, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध मैथुन, ठीक है, अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए क्या करना? विवश कर देना, अवांछित स्पर्श, यौन संबंध के दौरान जानबूझकर दर्द देना, ठीक है, गर्भावस्था और गुप्त रोग होता है ना, गर्भावस्था और गुप्त रोग से सुरक्षा के बिना लैंगिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, यौन संबंधित अन्य कार्य जैसे कि मान लो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे ना इस कैटेगरी को कि लैंगिक अपराधों में कि केवल ये सेक्सुअल हरेसमेंट करना है, सारी चीज़ें यह है किसी अन्य के साथ में अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करना किसी स्त्री को, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी लैंगिक हिंसा के अंतर्गत। अब भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा समझिए क्या है। भावनात्मक हिंसा क्या होती है? भावनात्मक हिंसा में क्या किया जाता है? किसी को अपमान कर देना, किसी महिला का अपमान करना, जैसे कि उसका कोई फ्रेंड सर्किल बैठा है और फ्रेंड सर्किल के सामने उसकी बेइज्जती करना, समझ गए, ये भावनात्मक हिंसा में आ जाएगी, ठीक है। चरित्र पर या उसके आचरण पर दोषारोपण करना, यानी कि उसको ब्लेम करना बेवजह, ठीक है, चरित्र पर उस पर या फिर लांछन लगाने देना, ठीक है। दहेज देने के लिए ताने मारना, गालियां देना, नौकरी करने के लिए विवश करना या फिर नौकरी छोड़ने के लिए विवश करना, ये सब भावनात्मक हिंसा है। इसमें महिलाओं की क्या होता है? आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, ये भावनात्मक हिंसा में आ जाएगा। अब आर्थिक हिंसा में क्या होता है? आर्थिक हिंसा में मान लो महिला है, घर परिवार बसा हुआ है बढ़िया, लेकिन फिर भी महिलाओं को खर्चे के लिए पैसे नहीं देना, जबरदस्ती उससे काम करवाना, कोई पैसे कमाने के लिए जबरदस्ती भेजना उसको, ये आर्थिक हिंसा में। जैसे कि मान लो पैसे हैं, परिवार के पैसे हैं, उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण यदि किसी ने रखा हुआ है, पुरुष नहीं रखा हुआ है, महिला का कोई नियंत्रण ही नहीं है पैसे के ऊपर, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ये हिंसा ही है एक तरीके से, ठीक है। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देना, ये सारी चीजें आर्थिक हिंसा में है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इसकी श्रेणियां हैं, यानी कि उदाहरण है। घरेलू हिंसा में ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है कि इसमें कौन कौन से टाइप के अपराध अपने आते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को। इसके बाद में अपन देखते हैं अगली हिंसा आती है, वो है सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा और आपराधिक हिंसा दोनों देख लेते हैं, उसके बाद में अपन लॉज पढ़ेंगे, इसके संबंधित एक्ट वगैरह पढ़ेंगे, कौन कौन सी धाराएं हैं दंड देने के लिए, वो सारी चीजें, यानी कि आईपीसी पढ़ेंगे अपन। दूसरी है सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, सामाजिक हिंसा का मतलब बाहर आने जाने पे रोक टोक कर देना, ठीक है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसी भावनाओं में जीना, ये सामाजिक अपराध हो गया, सामाजिक हिंसा हो गई। दूसरी बात, सामाजिक हिंसा में एक सबसे बड़ा उदाहरण आजकल लेटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, वो है ऑनर किलिंग का मामला। सबसे बड़ा मामला है ऑनर किलिंग का आजकल। ये ऑनर किलिंग क्या चीज है, इसके बारे में देखना है अपने को। सबसे बड़ी बात, ऑनर किलिंग का मतलब है कि जैसे कि कोई मान सम्मान के लिए, कहते हैं ना गांव में कि अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी की रक्षा करने के लिए क्या कर देते हैं, ये ऑनर किलिंग हो जाती है। ऑनर किलिंग मतलब, ऑनर मतलब सम्मान और किलिंग का मतलब मार देना, सम्मान को मार देना, तो ये सम्मान के लिए मार देना, ठीक है। ऑनर किलिंग का मतलब आप समझना। मान लो उदाहरण देता हूं, एक ही गांव के एक लड़का और एक लड़की है, एक ही गांव में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, और वो लोग दोनों प्रेम संबंधों में और शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, शादी करने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी कर सकता है, ये बिल्कुल हमारे को अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत। लेकिन उस समाज के लोग क्या करेंगे, उसको अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना कह देंगे, अपनी इज्जत का क्या कर देंगे कि इज्जत का तो फलूदा हो गया हमारे, तो भैया ये चीजें होती है ना, ये ऑनर किलिंग है। मान लो एक ही गोत्र में है कोई, ठीक है, तो उसके लिए भी मान सम्मान की रक्षा के लिए कर देते हैं। दो अलग अलग जातियों में है, ऊंचे समाज में कोई नीचे समाज में, इस प्रकार की चीजें बहुत देखने को मिलती है, ऑनर किलिंग है। समझ रहे हो ना आप लोग कि इसमें क्या करते हैं, माता पिता परिजन लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं होती है उनकी हत्या कर देते हैं। इस कारण किस कारण कर देते हैं महिलाओं की हत्या, कि उन्होंने उनकी नाक नीचे कर दी, या फिर उनके संस्कारों को भूल गई, संस्कारों की रक्षा नहीं की। ये जो भी आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, कि किसी की इज्जत को नीचे कर दिया ना, डाउन कर दिया, इज्जत को कम कर दिया, समझ गए ना। तो इस वजह से क्या करती है महिलाएं, इसकी शिकार हो जाती है। कौन सी हिंसा की? सामाजिक हिंसा की शिकार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से दहेज प्रथा हो गई, दहेज प्रथा से संबंधित अपराध आ जाएंगे सामाजिक हिंसा में। कन्या भ्रूण हत्या, कि नहीं पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ही समाज में क्या माना जाता है, लड़के को बढ़ावा दिया जाता है, लड़की को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इस वजह से क्या कर दिया, कन्या के लिंग का परीक्षण करवाया और कन्या की भ्रूण हत्या कर दी, यानी कि लड़की पैदा हुई मान लो, और उसी टाइम पर उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ये सब सामाजिक मामले हैं, ये समाज की वजह से होते हैं। तीसरे नंबर पर जो अपराध आते हैं वो होते हैं आपराधिक अपराध। और आपराधिक अपराध जो है बहुत मतलब सबसे बुरी कैटेगरी है ये इसमें, हिंसा में। आपराधिक हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसमें सबसे बुरी या फिर सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं की इस वजह से हुई है। इसमें मेन तो सबसे बड़ा जो है, एक तो हो गया आपका रेप का केस हो गए, रेप के केसेस हो गए आपराधिक हिंसा में, रेप हो गया, ठीक है, और एक किडनैपिंग हो गई। ये दो मेन इसमें आते हैं उदाहरण, ठीक है। तो आपराधिक हिंसा समझ गए होंगे ना आप, कि जैसे कि इसमें क्या होता है, ये ऑफेंस एक तरीके से कौन से वाले, क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, बलात्कार जैसी घटनाएं हो गई, और किडनैपिंग यानी कि अपहरण जैसी घटनाएं जो है आपराधिक हिंसा की श्रेणी में आपके आएगी, ठीक है। तो आपराधिक हिंसा समझ में आ गई, सामाजिक हिंसा समझ में आ गई, और पहला था हमारा घरेलू हिंसा। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा और आपराधिक हिंसा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। इससे अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है। अब देखो अब क्या करना है अपने को, नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने सिर्फ आप लोगों को महिला हिंसा की 3 कैटेगरी बताई है, 3 प्रकार बताए, 3 प्रकार की महिला हिंसा है, घरेलू हिंसा, आपराधिक हिंसा, सामाजिक हिंसा। घरेलू हिंसा में कौन कौन से 4 कैटेगरीज बांटी थी मैंने, कौन कौन सी बांटी। घरेलू हिंसा में सबसे पहले शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में सबको पता ही है क्या हुआ था। शारीरिक हिंसा में क्या हुआ था, मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, बाल पकड़ करके घसीटना, ये महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा है। लैंगिक हिंसा में क्या किया हमने, जैसे कि जानबूझकर दर्द देना, जानबूझकर घरेलू यौन शोषण का मतलब, लैंगिक हिंसा का मतलब आप समझ गए ना, कि किस प्रकार से किसी दर्द देना जानबूझकर संभोग के वक्त, ठीक है, स्त्री की इच्छा के बिना ही संभोग करना, ठीक है, बिना प्रोटेक्शन के, स्त्री की इच्छा नहीं है और बिना प्रोटेक्शन के संभोग करना, ये सारी चीजें हैं। किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए विवश करना, ये लैंगिक हिंसा में आ गया। उसके बाद में हमारा एक था आपराधिक भावनात्मक हिंसा, मतलब कि इमोशनली उसको क्या करना, टॉर्चर करना, दूसरों के सामने बेइज्जत कर देना, गालियां बकना, ये अपनी भावनात्मक हिंसा का टाइप था। और लास्ट में थी आर्थिक हिंसा, बिल्कुल भी घर परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं देना, खर्चा नहीं देना, बच्चों के पालन पोषण के पैसे नहीं देना, पैसे के ऊपर खुद का ही नियंत्रण रखना, बच्चों के पालन पोषण के लिए बिल्कुल भी कुछ भी सामान वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाना,
ये आपकी आर्थिक हिंसा हो गई। फिर दूसरी बड़ी हिंसा मतलब ये घरेलू हिंसा की कैटेगरीज थी। फिर सामाजिक हिंसा पड़ी। सामाजिक हिंसा में आपको पता चला ऑनर किलिंग के मामले आजकल सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्याएं वगैरह हो गई। तीसरे नंबर पे थी आपराधिक हिंसा, और आपराधिक हिंसा आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या था, रेप और अपहरण जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया ना, बेस क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद में अब अपन कल से क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे धाराएं, मतलब कि कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत महिलाओं के अपराधों को रोकने का प्रयास किया गया है, और कौन कौन से अपराध हैं जो मेजर अपराध हैं उनके हम कैटेगरी वाइज अपन पूरा अध्ययन कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखते रहें दोस्तों। ये ऐसी जानकारी है जो अन्य लोगों के लिए भी जरूरी हो सकती है, महिलाओं के लिए जरूरी हो सकती है, क्योंकि अब जो मैं अगला शुरू करने जा रहा हूं ना जो वीडियो, उसमें महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा कि अगर इस प्रकार के हम अपराधों की शिकार हो रही हैं तो आवाज उठाएं, और आवाज उठा करके क्या करें, महिला आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है, और भी बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, संस्थाएं चलती है, पुलिस थाने खुले हुए हैं। किसी भी हालत में चुप नहीं रहना है, आवाज को बुलंद करना है, आपको तो करना ही है, साथ में जो पीड़ित है वो तो अपनी आवाज को बुलंद करेगा ही, साथ ही में क्या करेंगे हम लोग भी, जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से अधिकार उनके होते हैं, कौन कौन सी हिंसा में आते हैं। जैसे कि आप लोगों को कई चीजें आज पहली बार पता चली होगी कि किसी भी प्रकार का आक्षेप भी क्या होता है, घरेलू हिंसा में आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे, तो अपने को इस वीडियो को आगे से आगे भेजना भी है, साथ में अपनी पढ़ाई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।